आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारी डिजिटल दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन जिसके वैज्ञानिक पहलू पर अक्सर बात नहीं होती। हम ये जानेंगे कि इंटरनेट पर जो एडल्ट कंटेंट मौजूद है, वो हमारे दिमाग के अंदर असल में क्या-क्या बदलाव ला सकता है। तो चलिए, इसे पूरी तरह से विज्ञान की नज़र से समझते हैं। देखिए, ये सवाल सिर्फ आदत या इच्छा शक्ति का नहीं है। इसका जवाब हमारे दिमाग के बिल्कुल अंदर, हमारे न्यूरॉन्स और केमिकल्स के लेवल पे छिपा हुआ है। आज हम इसी बायोलॉजिकल प्रक्रिया को एक-एक करके परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि जैसे ही कोई इस तरह का कंटेंट देखता है तो दिमाग के अंदर असल में होता क्या है। होता यह है कि तुरंत एक बायोलॉजिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। इस विषय पर बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसका जो पैमाना है वो बहुत बहुत बड़ा है। कुछ स्टडीज के मुताबिक अगर दुनिया की सभी अडल्ट वेबसाइट्स के ट्रैफिक को जोड़ दिया जाए तो ये नेटफ्लिक्स, अमेज़न और ट्विटर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के कुल ट्रैफिक से भी कहीं ज्यादा है। ये बात हमें ये दिखाती है कि ये कोई व्यक्तिगत चीज नहीं, बल्कि एक ग्लोबल घटना है जिसका असर करोड़ों दिमागों पर पड़ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि दिमाग इस पर इतनी मजबूती से रिएक्ट क्यों करता है। इसका जवाब एक वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट में छुपा है जिसे कहते हैं सुपर नॉर्मल स्टिम्युलस। इसको ऐसे समझिए, जैसे कैंडी असली फल के मुकाबले कहीं ज्यादा मीठी और आकर्षक लगती है ना? ठीक उसी तरह इंटरनेट का कंटेंट असल जिंदगी के अनुभवों का एक बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया रूप है। ये हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को प्राकृतिक चीजों से कहीं ज्यादा तेजी से और ज्यादा जोर से एक्टिवेट कर देता है। चलिए, अब इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। ये पूरा का पूरा खेल दिमाग के एक खास केमिकल और उससे बनने वाली आदत के ही इर्द गिर्द घूमता है। और उस केमिकल का नाम है डोपामाइन। आपने इसका नाम तो जरूर सुना होगा। ये हमारे दिमाग का फील गुड केमिकल है। जब भी हमें कुछ अच्छा लगता है, चाहे वो अच्छा खाना हो, दोस्तों से मिलना हो या कुछ भी नया देखना हो, तो दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है और यही केमिकल हमें उस काम को दोबारा करने के लिए मोटिवेट करता है। और बस यहीं से आदत का वो चक्र शुरू हो जाता है। स्टेप 1 है स्टिम्युलस, मतलब कुछ नया और एक्साइटिंग देखना। स्टेप 2, दिमाग फौरन डोपामिन रिलीज करता है जिससे अच्छा महसूस होता है। और स्टेप 3, उसी अच्छी फीलिंग की वजह से दिमाग उस एक्सपीरियंस को दोबारा पाने की इच्छा करने लगता है। ये लूप जितनी बार दोहराया जाता है ना, आदत उतनी ही मजबूत होती चली जाती है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है। इंटरनेट पर कंटेंट की वैरायटी की कोई कमी नहीं है, वो लगभग अंतहीन है। ये लगातार मिलता नयापन दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हमेशा चालू रखता है, जिसे कहते हैं ओवर एक्टिवेशन। रिसर्च ये भी बताती है कि लंबे समय तक ऐसा होने पर दिमाग का वो हिस्सा जो इनाम और प्रेरणा को कंट्रोल करता है, जिसे वेंट्रल स्ट्रिएटम कहते हैं, वो असल में बड़ा हो सकता है। मतलब इसका असर सिर्फ हमारी फीलिंग्स पर नहीं, बल्कि दिमाग की बनावट पर भी पड़ सकता है। ये तो हुई तत्काल प्रतिक्रिया की बात, लेकिन जब ये चक्र महीनों और सालों तक चलता रहता है तो इसके लंबे समय में क्या परिणाम हो सकते हैं। यहाँ एक सीधी सी तुलना है। ऑनलाइन स्टिमुलेशन बहुत तेज होता है, हमेशा नया होता है और पूरी तरह से कंट्रोल में होता है। दूसरी तरफ असल जिंदगी के अनुभव धीमे होते हैं, उनमें एक इमोशनल कनेक्शन होता है और आपसी समझ की जरूरत होती है। तो जब दिमाग को पहले वाले की आदत हो जाती है तो उसे असल जिंदगी के अनुभव कम रोमांचक या शायद अधूरे लग सकते हैं। इस दिमागी बदलाव का असर हमारे व्यवहार पर भी दिख सकता है। ये डेटा एक संभावित परिणाम की तरफ इशारा करता है। साल 1999 में 40 से कम उम्र के पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो रिपोर्ट की गई दर थी, वो करीब 5% थी। लेकिन 2011 तक, जब हाई स्पीड इंटरनेट बहुत आम हो चुका था, ये आंकड़ा कुछ स्टडीज में बढ़कर 20% से भी ज्यादा हो गया। कई शोधकर्ता इस तेज बढ़ोतरी को दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम के ओवर स्टिमुलेशन से जोड़कर देखते हैं, जहां असली दुनिया के सिग्नल फीके पड़ने लगते हैं। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे बदलाव देखे गए हैं, जैसे निर्णय लेने की क्षमता पर असर पड़ सकता है, जहां दिमाग तुरंत मिलने वाले छोटे फायदों को लंबी अवधि के लक्ष्यों पर प्राथमिकता देने लगता है। इसके साथ ही ध्यान लगाने में मुश्किल होना, इमोशनल उतार चढ़ाव और आत्मसम्मान में कमी जैसे प्रभाव भी कुछ स्टडीज में सामने आए हैं। तो सबसे जरूरी सवाल ये है कि किसी आदत के समस्या बनने के संकेतों को आखिर पहचाना कैसे जाए। साइंस इसे कुछ खास पैमानों के आधार पर देखता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे समस्याग्रस्त उपयोग या फिर आवेग नियंत्रण विकार कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि यह एक ऐसी स्थिति है जहां कोई व्यक्ति अपनी आदत को कंट्रोल करने में खुद को असमर्थ पाता है।
यह सही या गलत का सवाल नहीं है, बल्कि व्यवहार पर नियंत्रण के कम होने का एक न्यूरोलॉजिकल संकेत है। इसको पहचानने का पहला संकेत है सैलियंस। क्या ये आदत जिंदगी का केंद्र बन गई है? मतलब क्या इसके लिए नींद, काम या सामाजिक जीवन जैसी जरूरी चीजों से समझौता हो रहा है? दूसरा संकेत है टॉलरेंस। जैसे जैसे दिमाग को एक तरह के स्टिमुलस की आदत होती है, उसे वही असर पाने के लिए और ज्यादा या और इंटेंस कंटेंट की जरूरत पड़ने लगती है। और तीसरा अहम संकेत है रिलैप्स, यानी क्या इस आदत को कम करने और रोकने की कोशिशें बार बार फेल हो रही हैं? ये दिखाता है कि कंट्रोल शायद कमजोर पड़ रहा है। और ऐसा महसूस करने वाले लोग अकेले नहीं हैं। एक स्टडी में ये पाया गया कि लगभग 32% यूजर्स ने ये माना कि वे अपनी इस आदत के लिए मदद चाहते हैं। ये आंकड़ा हमें दिखाता है कि ये एक काफी आम संघर्ष है। तो क्या इसका मतलब ये है कि बदलाव संभव नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा दिमाग अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। चलिए अब समाधान और दिमाग की इसी क्षमता की बात करते हैं। और यहीं पर विज्ञान की सबसे उम्मीद भरी बात सामने आती है, ब्रेन प्लास्टिसिटी। ये दिमाग की वो अद्भुत क्षमता है जिससे वो खुद को बदल सकता है, नए न्यूरल कनेक्शंस बना सकता है और पुराने पैटर्न को कमजोर कर सकता है। जिस तरह दिमाग ने एक आदत सीखी थी, ठीक उसी तरह वो नई और स्वस्थ आदतें भी सीख सकता है। इसका मतलब ये है कि दिमाग में हुआ कोई भी बदलाव पत्थर की लकीर नहीं होता। और बदलाव की राह में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। रिसर्च बताती है कि इस आदत को लेकर अपराध बोध या शर्म महसूस करना असल में इसे कम करने की बजाय और मजबूत कर सकता है। होता यह है कि इससे बचने के लिए दिमाग वापस उसी आदत की ओर भागता है। इसीलिए अपराध बोध से कहीं ज्यादा शक्तिशाली चीज है जागरूकता, यानी अपने व्यवहार को बिना जज किए सिर्फ समझना और उसके कारणों को पहचानना। और अंत में ये एक बहुत ही साधारण लेकिन उतनी ही गहरी बात है। हमारा दिमाग एक सीखने वाली मशीन है। ये वही पैटर्न, वही आदतें और वही रिएक्शन सीखता है जो हम बार बार उसके सामने रखते हैं। इसलिए ये जानना कि हम अपने दिमाग को क्या दिखा रहे हैं, शायद सबसे जरूरी कदम है।